the brain of a woman and the brain of a man. So this was also mentioned in one of the book called The Female Brain. So it is written by a PhD doctor who is a woman. So she is explaining about women. जहाँ पे कि हमारा एक टिश्यू होता है ब्रेन में विच इज़ कॉल्ड अमिगडाला, विच इज़ द टिश्यू टू प्रोसेस योर इमोशंस एंड ऑल्सो रिमेंबर मेमोरीज अ लॉट ऑफ थिंग्स. लड़कियों के ब्रेन के अंदर वो 11% ज़्यादा डेवलप्ड होता है, ज़्यादा बड़ा होता है वो टिश्यू. ठीक है, तो इसी वजह से लड़कियों को ज़्यादा दिक्कत होती है अपने एक्स को भूलने में, ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाती हैं, ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, ज़्यादा डिटेल में चीज़ें याद रहती हैं, ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड क्यों होती है वो. येस, शी इज़ फेमिनिन एनर्जी, शी हैज़ अ लॉट ऑफ हॉर्मोन्स, वो सारी चीज़ें हैं, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाई दे आर मोर इमोशनली इवॉल्व्ड एंड मैन आर मोर इनटू मैथमेटिक्स एंड साइंस. एक टाइम पे तो ऐसा होता था 100 साल पहले, इन द बुक ओनली इट इज मेंशन्ड कि इट वाज बिलीव्ड कि दैट women आर नॉट सपोज्ड टू study maths and science. Okay. फिर धीरे धीरे when women also got into it, so it was like a myth and all. I'm so bad at it. मैं भी पूछने ही वाला था. Are you good at maths? Very bad. But you will still see the very big distinction. Like most mathematicians and scientists would be men as compared to women. ये मेन एंड वुमेन वाला ये सेगमेंट काफी अच्छा लग रहा है मुझे. इसके रिलेटेड और बात करनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है. आप, मैं चाहता हूँ वुमेन के लिए कोई ऐसी बात, कुछ अच्छी बात बोलो ना. आप वुमेन के स्टैंड के लिए कोई बात बोलो और आप मेन के लिए कोई ऐसी बात बोलो इंटरेस्टिंग सी. मेन के स्टैंड में उल्टा बोलते हैं. उल्टा बोल. अच्छा, मैं लड़कों के लिए बोलती हूँ कि उनको मैं एम्पावर करती हूँ, लड़कियों को एम्पावर. हाँ, जो भी जैसा बैठ रहा. हाँ, सो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को जो मैं एक मैसेज देना चाहूंगी वो ये है कि जो लड़कियों की सुंदरता में तुम बह जाते हो ना, वो जो बहकते हुए आगे तुम जा रहे हो, एज अ रिवर फ्लो कर रहे हो, तुम्हें वो ज़्यादा आगे लेकर नहीं जाएगा. मतलब इट इज़ एक्चुअली ट्रू कि द ब्यूटी दैट इज़ अपीलिंग यू राइट नाउ, इट्स नॉट गोना लास्ट. इट इज़ नॉट गोना लास्ट. तो तुम्हें वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में यू हैव योर हार्ट ब्रेक और यू लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, इनसिक्योरिटीज डेवलप कर लोगे. इट इज़ जस्ट टेम्पररी. तो ठीक है, तुम्हें अपील करती है, सुंदर लगती है लड़कियां, वो है तुम्हारा डीएनए वैसा है. बट एट द सेम टाइम आई रियली फील जिस पे उनका फोकस होना चाहिए वो है पर्सनालिटी, हार्ट ऑफ द पर्सन, वैल्यूज ऑफ दैट वुमन. मतलब उसको उस एंगल से ज़्यादा देखो रादर देन उसकी ब्यूटी को बिल्कुल ही टॉप कर दिया और बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं. सबसे पहले आपने क्या देखा था श्रुति जी में? ब्यूटी. वो तो मैं बोल रही हूँ, तो तुम्हारे बने ही ऐसे, तो क्या कर सकते हैं. मैं इस चीज में क्लैरिफिकेशन भी देना चाहता हूँ. सो व्हाट शी इज मेंशनिंग इज ब्यूटी के ऊपर टॉप पे मत ले गए. उसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सेकंड थर्ड नंबर पे है, वो भी इम्पोर्टेंट है. ऑनेस्टली आदमी को वही दिखता है. और वही एक स्टैटिस्टिक्स था, मतलब मैंने किसी को एक फाउंडर का बता रहे थे, उनका कोई शादी.com टाइप का एक वेबसाइट है, IIT शादी.com ऐसा कुछ था, जहाँ IIT और IIM से कराते हैं. तो उन्होंने डेटा देखा ना कि औरतें ना जो मतलब 25 की होगी ना, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है आदमियों के लिए, तो मे भी कुछ और, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. 35 में रिक्वायरमेंट चेंज. हाँ, मुझे चाहिए कि सिक्योर आदमी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसके व्यवहार अच्छा होना चाहिए, डिवोर्स ही नहीं होना चाहिए. मतलब औरतों का ना चेंज होता है. हाँ. आदमी का ना 20 साल पे भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, 30 पे भी अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए, 35 पे भी अट्रैक्टिव ही दिखना चाहिए. वही वो लोग का पहला रिक्वायरमेंट होता है. तो दिस हैपेंस बिकॉज मेन आर विजुअल क्रीचर्स. हाँ, तो विजुअल क्रीचर्स का मतलब देयर आर सो मेनी डेटिंग कोचेस एंड साइकोलॉजिस्ट टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट वेयर मेन. अब कोई लड़का अगर आप देखोगे किसी से बात कर रहा है तो फोटो, इंस्टाग्राम, वो डीपी बार बार खोल के वो इतना ज़्यादा अपने आप को, वो डोपामिन इतना ज़्यादा वो क्रिएट कर देता है कि उसको, एंड ऐसा नहीं है कि उसको कोई फेक प्यार होता है. बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म्स यूज़ कर लेते हैं, इन्फैचुएशन, ये वो. इट इज स्टिल लव. तो वो दे एक्चुअली फील लव. इट इज सिंपली दैट दे फील लव विद समवन हु इज नॉट एग्जिस्टिंग. देर इज समथिंग कॉल्ड अ 4-sided लव एज अ कॉन्सेप्ट आई टीच. तो थोड़ा ध्यान से समझना, मजा आएगा. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू मीट अ गर्ल एंड इफ यू सी हर पिक्चर एंड इफ यू जस्ट फॉल फॉर हर लुक्स, तो लोगों को लगता है कि वो इट इज़ एन इन्फैचुएशन, यू हैव ओनली फॉलोड फॉर हर लुक्स. बट ऐसा होता नहीं है. यू फॉल फॉर द फुल गर्ल. द ओनली डिफरेंस इज दैट यू अज्यूम द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. अच्छा. इट इज़ लाइक फिल इन द ब्लैंक्स. आप अपने मनगढ़ंत भर देते हो. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फोटो से प्यार हो, नहीं. आप अज्यूम करते हो. जैसे आप कभी भी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप स्लो मोशन में
नोटिस करना, आपको अगर प्यार हुआ है कभी किसी से पास्ट में, आपको पता चलेगा, आपको उससे अट्रैक्शन हुई, फिर धीरे धीरे उसने आपसे मीठी बातें की, फिर आपको सपने आने शुरू हो गए, फिर आपको डे ड्रीमिंग्स आनी शुरू हो गई, फिर आप क्या करने लग गए कि आप सोचने लग गए कि अगर मैं इसको मिलूंगा ये ऐसे ही बात करेगी, ये ऐसे ही हंसती होगी, ये ऐसे ही बिहेव करेगी, इसको किस करूंगा तो ऐसा ही फील हो, तो वो सारी चीज़ें भर देता है खुद से. तो ही फॉल्स इन लव विद, लेट्स से, अ गर्ल हु इज A. But when he meets the girl's actual personality is B. And जो A और B के अंदर जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा बड़ा झटका लगेगा उसको धीरे धीरे उसको जानने में. अब आप सोचो ये मेरी तरफ से हो रहा है, अब लड़की की तरफ से सेम चीज़ वो कर रही है, उसकी लड़के की पर्सनैलिटी जिससे वो प्यार कर रही है, वो प्यार किससे कर रही है? फोटो से भी कर रही है. मैं नहीं बोल रहा लड़कियों को फिजिकल अट्रैक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता. उसने यार मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया, उसने इतनी केयर की, उसने मेरे लिए केक भेज दिया, उसने मेरा होमवर्क, व्हाटएवर, तो उसको उससे अट्रैक्शन हो गई. एंड बाकी चीज़ें तो उसने अज्यूम कर ली कि ये अगर मैं इससे शादी कर लूँगी तो ये तो मम्मी पापा के सामने मेरा स्टैंड भी लेगा, ये तो सब कुछ करेगा ही, पता ही है, तो बढ़िया लग रहा है. तो वो पर्सनैलिटी होगी C एंड उसकी रियल पर्सनैलिटी होगी D. इट्स अ 4-sided लव. तो वी फॉल इन लव विद समवन बट इट इज़ एन एक्चुअल डिफरेंट पर्सनैलिटी, एंड उसकी तरफ से भी ये गेम चल रही होती है. इसी वजह से इतनी कंफ्यूजन होती है. एंड स्पेसिफिकली जब आपको बहुत ज़्यादा जल्दी किसी से प्यार हो जाता है उतना ज़्यादा जल्दी झटका लगता है. सो इसका सॉल्यूशन सिंपली ये होता है कि whenever you are falling in love, always have a questioning mind. For example, जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था उस टाइम पे, see, I was very smart enough to understand कि I am attracted. So ये बहुत क्वेश्चन भी पूछती थी, लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस हुआ था कि यार she used to ask me यार do you love me. मैं लिटरली अपने आप से क्वेश्चन पूछता था, डू आई लव हर, आई एम हैविंग लॉट ऑफ फीलिंग्स, आई एक्चुअली लाइक यू. फिर उसके बाद डू यू लव मी, आई लाइक यू बट आई डोंट वांट यू एज मच, नाउ आई वांट यू, नाउ आई एक्चुअली वांट टू डेट यू, नाउ आई लव यू. तो धीरे धीरे मैंने इतना अपने आप को क्वेश्चन पूछता था कि व्हाट इज इट एक्चुअली. एंड I will not allow myself to fall for her unless I actually start knowing her, at least dating her, at least that. फिर तो उसके बाद महीनों उससे टाइम स्पेंड करो, अलग बात है. सो ये छोटी सी चेंज जो मैं करता था तो मेरे को डेस्परेशन भी मेरी बहुत कम होती. तो ये जो ड्रामा करती थी, रिजेक्ट करती, रेजिस्ट करती थी, चली भी जाती थी, इट यूज्ड टू मेक मी फील बैड. बट मैं से देवदास नहीं बन जाता था कि यार मेरी सोलमेट चली गई या मेरे को तो उससे प्यार ही हो गया था. नहीं, ठीक है, एनीवेज मेरी नहीं थी वो. तो आई नेवर यूज्ड टू अलाउ माई सेल्फ टू बी फुली कमिटेड टू हर अनलेस शी इज कमिटेड टू मी. आई थिंक यहीं पे काफ़ी सारे लड़के वही गलती कर देते ना, मतलब मैक्सिमम लोग, जिनमें मैं भी आता था, मेरे हिसाब से मैं भी था. हाँ, सो हम सब कहीं ना कहीं वो एक्सट्रीम में जाके हम लोग सोचने लग जाते हैं, हर एक चीज़ करते हैं. जैसे कि बोला, आई कंप्लीटली एग्री. आपका ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? सो मेरा, आई हैव अ स्टोरी सॉर्ट ऑफ हियर कि आई वाज इन लव विद अ पर्सन फॉर 10 years. नाउ मैं कहने को तो मेरे दिमाग में प्यार ही था, वो मेरे हार्ट में भी था, और मैं रोती भी थी और उसके बारे में सोचते उसकी खुश भी होती थी. तो सब कुछ मेरे को लगता था यही होता है लव. बट जब मैं 10 साल बाद रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर उससे ओवर हुई, मतलब उससे मेरी कॉन्वर्सेशन हुई, उसमें कुछ उसने बहुत ही रैंडम, मतलब बहुत ही चीप सी डिमांड करी मेरे से, और एक सेकंड में वो मेरी नज़र से उतरा. क्या डिमांड? मतलब ही वांटेड टू स्लीप विद मी. और मैंने कहा भाई मैं 10 साल इस इंसान को प्यार कर रही थी. और तब मैं उस इल्यूजन से बाहर निकली दैट आई वाज़न्ट इन लव विद हिम. और मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुई दैट आई वाज इन द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव. आई वाज इन लव विद द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव. एक्सप्लेन कर सकते हैं? सो मेरे को ये आइडिया ऑफ बीइंग इन लव, उस चीज़ से प्यार था. मतलब हम जो बचपन से स्टोरीज देखते आए हैं, रोमांटिक लव स्टोरी, हाँ, मूवीज़ में कि प्यार झगड़ा लड़ाई दूर हो रहे हो फिर भी प्यार है, वन साइडेड लव तो और भी मज़े आते हैं क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ना, करते रहो प्यार दूर से बैठ के, कुछ है ही नहीं इसमें, देयर इज नो ड्रामा, देयर इज नथिंग बट बस ब्लिसफुलनेस, सोच सोच के खुश होते रहो, गाने सुनो, मूवी के गाने सुनो, उसको इमेजिन करो, मतलब कुछ है ही नहीं ना, कोई इमोशनल ड्रामा ही नहीं है उसमें. तो मज़ा आता था सोच सोच के. और मैं अपने आप को सोचती रहती थी मेरी लव स्टोरी ये है वो है वो है. तो उस चीज़ को लेके मैंने, मतलब उस आइडिया को, प्यार में रहना कितना मजेदार है, उस चीज से मुझे प्यार था. और जैसे ही वो टूटा और मुझे रियलाइज हुआ आई वाज़न्ट इन लव विद हिम, आई वाज इन द लव विद द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव. अमेजिंग, इंसेप्शन ऑफ लव है ना. यस, एग्जैक्टली. सो एक चीज़ पहले मैं दोनों से पूछना चाहूँगा. अभी हम बॉलीवुड की बात करते हैं, कई बार बॉलीवुड ने हमें बहुत इन्फ्लुएंस किया, हमें सिखाया ज़िंदगी कैसे जीते हैं ना, ये आइडिया
ऑफ फॉलिंग इन लव कहीं ना कहीं बॉलीवुड से ही सीखा होगा, और कौन सिखाएगा? माँ बाप तो हमें सिखाते नहीं थे प्यार क्या होता है, सारी चीजें चमाट मार के भगाते थे। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।